बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट 7 के लास्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए फटाफट से क्लासेस की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल यहाँ पे आ चुका है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। पहला है, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। बिल्कुल सही, हतोत्साहित करना चाहिए। जो भी रूढ़िबद्ध धारणाएं हमारी हैं, पारंपरिक जो प्रणाली चली आ रही है कि लड़के बेहतर होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, इस तरह की अब धारणाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है, वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। ऐसा करेंगे तो फिर लैंगिक रूढ़िवादिता वहाँ पे आ जाएगी। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं रहना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। यह भी तो लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करने वाला कथन है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है। लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह। जी हाँ, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो विशिष्टताएं सौंपी गई हैं वह जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। तीसरा विकल्प हमारा होगा सही। अगला सवाल है कि लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है। पहला विकल्प कहता है कि आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। तो आनुवंशिक विभिन्नताओं को यह संकेत नहीं करता है इसकी ओर। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ये सही है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण, सांस्कृतिक और सामाजिक अभिवृत्तियों के कारण जेंडर पक्षपात होता है। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, ये जेंडर पक्षपात नहीं है, ये जेंडर की अवधारणा नहीं है, ये सेक्स की अवधारणा है, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है स्पष्ट रूप से। अगला सवाल है कि जेंडर क्या है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। शिक्षक वृत्तिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर डैश करता रहता है तथा इससे प्राप्त अनुभवों से स्वज्ञान का भी डैश करता रहता है। यहाँ पे कौन कौन सा फुलफिल होगा। अपने कार्यों को निरंतर दोहराता नहीं, अभ्यास नहीं, विश्लेषित संवर्धन, ये सही है। विश्लेषित करता रहता है तथा उससे प्राप्त अनुभवों के से स्वज्ञान का संवर्धन भी करता है। चलिए अगला सवाल लेंगे कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है नवीन सूचनाओं की संप्राप्ति के लिए, सही है। अभिवृत्ति में बदलाव के लिए, सही है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए, सही है। सरकारी कोरम पूरा करने के लिए, ये गलत है। ABC दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है। B.Ed तो है, DLED भी है, M.Ed भी है, PhD नहीं है। PhD शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो केवल D वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक शिक्षक की पहचान होती है। उसकी अस्मिता, बिल्कुल सही है। विषय का ज्ञान, विषय का ज्ञान भी शिक्षक की पहचान होती है। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लेना देना नहीं है। उसका गुस्सा तो कोई इसमें मायने नहीं रखता। A और B, तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। इनमें से कौन शिक्षक का नेतृत्व गुण है। सहयोगात्मक, वितरित, प्रजातांत्रिक, रूपांतरित, ये सारे शिक्षक का नेतृत्व गुण के अंतर्गत आते हैं। चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही है। शिक्षक की अस्मिता के संदर्भ में सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो डिटेल क्लास में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया हुआ है, केगन ने दिया। पहला ऑप्शन ही सही है। तो देखिए, केगन ने शिक्षकों को 3 वर्गों में बांटा था, यंत्रीकृत ज्ञाता, सामाजिकृत ज्ञाता और स्वरचित ज्ञाता के रूप में। इसमें यंत्रीकृत ज्ञाता के रूप में एक अध्यापक जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को अपने से दूर मूर्त अवस्था में देखता है
वह अपनी भूमिका केवल अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रखता है। दूसरा, सामाजिक कृतज्ञता के रूप में, तो इस अवस्था में अध्यापक अपने संदर्भ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के अनुरूप ही अपनी अस्मिता को बनाने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था को केगन ने अंतर्वैयक्तिक संतुलन भी कहा है। इस अवस्था में दूसरों के साथ संबंधों के आधार पर ही अध्यापक अपनी अस्मिता का निर्माण करता है। और तीसरी अवस्था, स्वरचित ज्ञाता की अवस्था में स्व का निर्माण बाह्य कारकों के स्थान पर आंतरिक चिंतन के आधार पर होता है ना। आंतरिक चिंतन के आधार पर स्व का ज्ञान होता है, स्व का निर्माण होता है। इस अवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के प्रति अध्यापक के पास अपना परिप्रेक्ष्य एवं दर्शन होता है। वे अपने शिक्षण के प्रति स्वयं द्वारा निर्धारित कसौटियों के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण में शामिल होते हैं, ना कि अन्य द्वारा बनाए गए कसौटियों के आधार पर। यानी कि वे अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के व्यक्ति व समुदाय के अंदर डैश का भाव जन्म लेता है। तो देखिए, विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित अगर कोई वर्ग होता है और फिर असमानता का व्यवहार अगर व्यक्ति व समुदाय के साथ होता है तो उसके अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है। तो वंचना है क्या? विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार से व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है। और वह स्थिति जिसमें वंचित व्यक्ति जीता है वह वंचना के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर दो प्रकार से हो सकता है। सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है? असमान वितरण से उत्पन्न स्थिति असमानता कहलाती है। दूसरा विकल्प होगा यहाँ पे हमारा सही। अगला सवाल लेंगे। डैश को किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, समूह व संस्था से उसके चाहने या ना चाहने के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कराने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन से आपके हैं शक्ति, असमानता, सत्ता। चौथा और पांचवा विकल्प भी है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, समूह व संस्था से उसके चाहने या ना चाहने के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कराने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, है ना, पावर कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास पावर होता है तो वह दूसरे व्यक्ति से उसकी इच्छा या अनिच्छा के विरुद्ध भी वो कार्य करवा लेता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा संसाधनों पर कब्जा तथा इसके उपयोग को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य डैश कहलाता है। ये वर्चस्व कहलाता है ना। कहते हैं हम लोग कि वर्चस्व स्थापित हो गया किसी व्यक्ति का या किसी समूह का या किसी संस्था का। तो जब किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के द्वारा संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाए और इसके उपयोग को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य भी ले लिया जाए कि मैं जैसे कहूँगा वैसे ही इसका उपयोग होगा, तो वो वर्चस्व कहलाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। विधिक शक्ति का केंद्र क्या कहलाता है? तो देखिए, जितनी भी विधायिका की शक्ति है वो सत्ता कहलाती है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जब कई शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व का संघर्ष बढ़ जाता है तब एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता पड़ती है जो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। और इस हेतु जब किसी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ किसी एक केंद्र पर अपनी शक्तियों को विसर्जित करती हैं, अर्थात अपनी शक्तियों को उस केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने का अधिकार प्रदान कर देती है, तब वह शक्ति केंद्र सत्ता के रूप में समझी जाती है ना। तब वह शक्ति केंद्र सत्ता का रूप धारण करता है। इस प्रकार सत्ता विधिक शक्ति का केंद्र होता है। विधिक शक्ति मतलब जिसमें नियम कानून हो, विधि व्यवस्था हो। ठीक है, एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है, तो आप लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है। अगला सवाल लेंगे। लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या होता है? समता, असमानता, सत्ता, एक से अधिक या फिर पांचवा विकल्प। तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ समता में निहित है।
अगला सवाल, समता की स्थापना के भाव से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? सामाजिक वर्चस्व, असमानता, समानता, तो समानता कहलाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। एक व्यक्ति या समुदाय जो चाहे हाशिए पर ही क्यों ना जी रहा हो, के मूलभूत अधिकारों की संरक्षा, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दशाओं को विकसित करना क्या कहलाता है? ये सामाजिक न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि समाज के अंदर के सभी व्यक्ति को गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार मिलने चाहिए। समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोगों को याद हो गया होगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक यह वर्णित है। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 जो लागू हुआ वह संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 क में वर्णित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 21 का, कहीं पे 21A भी है, इंग्लिश में 21A है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना। 21 का, 21A और 21A ये तीनों एक ही चीज़ है। मौलिक अधिकार इसको बनाया गया है। इसके अनुसार राज्य 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का, समता का हमने देखा 14 से 18 है ना। तो उसी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। 14 से 18 समता का है और 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का है। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अभी हम लोगों ने देखा कि 14 से 18 समता का है, 19 से 22 स्वतंत्रता का है, और फिर अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अब बताइए अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, अस्पृश्यता का अंत से, धार्मिक स्वतंत्रता से, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये तो स्वतंत्रता में चला जाएगा ना। तो स्वतंत्रता 19 से 22 है, तो ये नहीं होगा। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, तो छुआछूत समानता से, समता से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीसरा जो है धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसमें चूँकि स्वतंत्रता शब्द शामिल है तो यह भी 19 से 22 वाला पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, यहाँ पे स्थापना लिखा हुआ है, एवं प्रशासन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32, 30, 29 या फिर चौथा या पांचवा विकल्प। तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 में वर्णित है। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे हमारा होता है समाप्त। इसके बाद हमारा यूनिट 8 स्टार्ट होगा, तो बने रहेंगे। यूनिट 8 को भी अच्छे से वॉच करेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।